नमस्कार। ऑडियो बुक के इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम $100 स्टार्टअप के पहले अध्याय के बारे सुनेंगे। इसमाई ऑथर बताते हैं अप्रत्याशित उद्यमी या अनएक्सपेक्टेड एंटरप्रेन्योर्स के बारे में। तो आइए सुनते हैं। द नीड फॉर चेंज बुलडोज्ड अ रोड डाउन द सेंटर ऑफ माई माइंड। परिवर्तन की आवश्यकता ने मेरे मन के केंद्र में एक सड़क बना दी। 2009 के 4 मई के सोमवार की सुबह माइकल हन्ना ने एक नॉर्डस्ट्रॉम सूट पहना जिसमें एक रंगीन टाई थी और वह अपने कार्यालय इमारत की ओर बढ़े जो पोर्टलैंड, ओरेगन के डाउनटाउन में था। 25 साल के अनुभवी बिक्री पेशेवर माइकल अपने दिनों को मीटिंग में शामिल होकर, ग्राहकों को प्रस्तावित करके और लगातार ईमेल का जवाब देते हुए बिताते थे। काम पहुंचकर उसने अपने क्यूबिकल में बैठकर समाचार पढ़ा और कुछ ईमेल चेक किए। उनमें से एक संदेश उसके बॉस का था जिसमें उससे उस दिन बाद में मिलने की बात की गई थी। सुबह बीत गई बिना किसी घटना के और ज्यादा ईमेल, फोन कॉल्स और बड़े प्रस्ताव के लिए योजना बनाते रहे। माइकल ने एक ग्राहक को दोपहर के भोजन के लिए ले जाया। रास्ते में एक एस्प्रेसो रिचार्ज के लिए रुक गए। वह समय पर लौटकर कुछ और उत्तर भेजकर बॉस के कार्यालय की ओर बढ़े। कार्यालय के अंदर माइकल ने एक सीट पर बैठा और ध्यान दिया कि उनके बॉस ने आंखों का संपर्क नहीं किया। उसके बाद उन्होंने कहा, सब कुछ धीमे गति से हुआ। मैंने बहुत सारे लोगों से इस अनुभव के बारे में कहानी सुनी थी, लेकिन मैं हमेशा उससे अलग था। मैं कभी नहीं सोचता था कि यह मेरे साथ हो सकता है। उनके बॉस ने अर्थव्यवस्था में गिरावट का उल्टा-चुल्टा करने का जिक्र किया, अच्छे लोगों को खोने की अनिवार्य आवश्यकता का, और इसी तरह कुछ। एक मानव रिसोर्सेस प्रबंधक अचानक कहीं से आ गए और माइकल को उनके डेस्क की ओर ले जा रहे थे और उन्होंने उन्हें एक कार्डबोर्ड बॉक्स दिया, एक असली बॉक्स अपने चीजें संगठित करने के लिए। माइकल को यह पता नहीं था कि क्या कहें, लेकिन वह अपने पास के सहयोगियों के लिए बहादुर दिखने की कोशिश की। वह 2 बजे घर वापस चले गए, सोचते हुए कि अपनी पत्नी मैरी रूथ और उनके 2 बच्चों को बताने का तरीका क्या होगा कि उनके पास अब नौकरी नहीं है। जब चौंक का प्रभाव कम हुआ, माइकल एक अनजान दिनचर्या में बस गए, अव्यवस्थित धैर्य बनाते हुए आपातकालीन बेरोजगारी के चेक जमा करने और नौकरी के संदर्भ खोजने की कोशिश कर रहे थे। खोज बहुत कठिन थी। उनके पास उच्च योग्यता थी, लेकिन रोज रोज सड़क पर कदम रखने वाले कई और लोग भी वही थे। उद्योग में बदलाव हो रहा था और यह निश्चित नहीं था कि माइकल वही स्तर पर वापस वही अच्छे भुगतान वाली नौकरी मिल सकती थी जिस पर वह पहले काम करते थे। एक दिन एक दोस्त ने जिसके पास फर्नीचर स्टोर था, उसने बताया कि उसके पास एक ट्रक लोड के क्लोजआउट गद्दों की एक बड़ी राशि है और उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा। तुम शायद इन चीजों को एक बार में क्रेगजिस्ट पर बेच सकते हो और अच्छा पैसा कमा सकते हो, उन्होंने माइकल को बताया। यह विचार बेवकूफाना सुनाई दिया, लेकिन नौकरी की दिशा में कुछ भी घटित नहीं हो रहा था। माइकल ने सोचा कि अगर और कुछ नहीं तो कम से कम वह गद्दे उनकी लागत पर ही बेच सकता है। उन्होंने मैरी रूथ को फोन किया, डियर, यह लंबी कहानी है, लेकिन क्या ठीक है अगर मैं थोड़ी सी संख्या में गद्दे खरीद लूं? अगला कदम था माल को रखने के लिए एक स्थान ढूंढना। शहर में चौंकते माइकल ने हाल ही में व्यापार बंद कर दिया हदबंद कार डीलरशिप पाई। असल एस्टेट व्यापार में भी समय दिन मुश्किल था, इसलिए जब माइकल ने मालिक को फोन किया और पुराने शोरूम के अंदर दुकान खोल सकते हैं क्या, तो उन्होंने समझौता किया। पहला स्टॉक तेजी से क्रेगजिस्ट और मौखिक प्रसारण के माध्यम से बिक गया और सबसे बड़ी समस्या यह थी कि संभावित ग्राहकों के सवालों का उत्तर देने में मेरे पास कोई व्यापार योजना नहीं थी
और न मेरे पास गद्दों का ज्ञान था, माइकल ने कहा। मेरी मैट्रेस स्टोर्स के बारे में सोच की तस्वीर यह थी कि वे अश्लील, उच्च दबाव वाली जगहें थीं। मुझे यह नहीं पता था कि मैं किस प्रकार की जगह बना रहा था, लेकिन मुझे यह पता था कि यह एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां ग्राहकों को परेशान नहीं किया जाता था। पहले अच्छा अनुभव होने के बाद माइकल ने निश्चित निर्णय लिया और गद्दों की अध्ययन किया, स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से बात की और पूर्व कार शोरूम में बने रहने के लिए मालिक के साथ वार्ता की। मेरी रूथ ने एक वेबसाइट बनाई। पोर्टलैंड में बिना किसी कठिन बेचने की मैट्रेस स्टोर का आदर्श अच्छा प्रतिपादित हुआ और व्यापार इस दुकान ने इंडस्ट्री की पहली बार मैट्रेस डिलीवरी को साइकिल द्वारा पेश किया, जब स्टोर ने शानदार तरीके से सवार ग्राहकों के लिए किंग साइज मैट्रेस को खाली करने वाले प्लेटफॉर्म वाली कस्टम टैंडम बाइक बनवाया। वे ग्राहक जो अपनी खुद की साइकिल से स्टोर आए वहां से मुफ्त डिलीवरी प्राप्त करते थे, जिससे उन्होंने वफादारी और कई फैन वीडियो की प्रोत्साहना की जो यूट्यूब पर अपलोड किए गए। यह वह कुछ नहीं था जिसे माइकल ने कभी अपने लिए अपेक्षित किया था, लेकिन उसने एक असली व्यापार बनाया, पहले ही मैट्रेस के ट्रक लोड से लाभकारी और अपने परिवार का सहारा देने के लिए पर्याप्त पैसे प्रदान करने वाला। उसकी कॉरपोरेट जीवन से अचानक बाहर निकलने के 2 सालीन जयंती के मौके पर माइकल अपने बर्तन की खोज में था जब उसने वह नॉर्डस्ट्रॉम सूट देखा जिसको उसने अपने आखिरी दिन पर पहना था। इन 2 सालों के दौरान उसने इसे या किसी और पेशेवर पोशाक एक भी बार नहीं पहना था। उसने सूट को अपनी साइकिल पर लेकर गुडविल के लिए छोड़ दिया और मैट्रेस स्टोर पर आगे बढ़े। मेरे नौकरी खोने के बाद ये 2 साल अद्भुत रहे हैं, वह अब कहते हैं। मैं कॉरपोरेट आदमी से मैट्रेस डिलीवरी मैन बन गया और मैं कभी भी खुश नहीं रहा हूं। माइकल के योजनात्मक मैट्रेस दुकान से कुछ कदम दूर पहले बार उद्यमी सारा यंग उसी समय एक यार्न दुकान खोल रही थी। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने मुद्रास्फीति के शीर्षकाल पर और किसी व्यापार की प्रबंधन का कोई अनुभव नहीं होने के बावजूद क्यों इस कदम को उठाया, तो सारा ने कहा, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई अनुभव नहीं था, मेरे पास बस एक विभिन्न प्रकार का अनुभव था। मैं पहले उद्यमी नहीं था, लेकिन मैं खरीदार थी। मुझे पता था कि मुझे क्या चाहिए और वह मौजूद नहीं था, इसलिए मैंने उसे बना दिया। सारा की यार्न दुकान, जिसे अध्याय 11 में अधिक जानकारी दी गई है, 6 महीने के अंदर लाभकारी थी और वह एक अंतर्राष्ट्रीय अनुयायी जनसंख्या को प्रेरित करती है। इसके बीच दुनिया के अन्य हिस्सों में और लोग दुकान के असली हिस्से को छोड़ रहे थे और लगभग शून्य स्टार्टअप लागत पर आधारित इंटरनेट आधारित व्यापार खोल रहे थे। इंग्लैंड में सुसाना कॉनवे ने मनोरंजन के लिए फोटोग्राफी का क्लासेस सिखाना शुरू किया और उन्हें जब वह एक पत्रकार के रूप में कमाते से भी ज्यादा पैसे कमाने की आश्चर्यजनक बात मिली। सवाल शुरू करते समय आपने क्या अग्रदिशा नहीं की थी? उत्तर, मुझे नहीं पता था कि मैं शुरू कर रहा था। बेनी यूइस ने आयरलैंड के एक विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग डिग्री के साथ स्नातक किया, लेकिन उसने इसका कभी उपयोग नहीं किया। इसके बजाय उसने एक पेशेवर भाषा हैकर के रूप में जीवन बनाने का एक तरीका खोजा, दुनिया भर में यात्रा करते हुए और छात्रों को अन्य भाषाओं में बोलने की तेजी से सीखने में मदद करते हुए। सवाल, क्या हमें आपके व्यापार के बारे में कुछ और जानना चाहिए? उत्तर, हाँ। इसे एक व्यापार कहना बंद करो। मैं अपने जीवन के समय का आनंद ले रहा हूं। माइक्रो उद्यमिता की इस अजीब नई दुनिया में आपका स्वागत है। इस दुनिया में बाकी व्यापार समाचारों से बहुत सारी अन्य बातों के साथ स्वतंत्र रूप से कार्य किया जाता है। भारतीय ब्लॉगर्स साल में $2 लाख कमाते हैं। ब्यूनस एयर्स और बैंकॉक से डूबकर चलने वाले स्वतंत्र प्रकाशक कार्य करते हैं।
एक मन या एक महिला व्यवसायों से उत्पाद लॉन्च करने से एक ही दिन में $1 लाख कमाए जाते हैं, जिसके कारण तंत्रिक बैंक प्रबंधक खातों को बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें यह समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। अद्वितीय रूप से इन असामान्य व्यवसायों में कई चीजें मुफ्त में देने के द्वारा उन्हें अच्छा प्रशंसा मिलता है, जो अच्छा उनके पेशेवर कार्य का समर्थन करते हैं जब यह अंत में प्रदान किया जाता है। मेरी विपणी योजना रणनीतिक दान है, बोली मेगन हंट, जो नेब्रास्का के ओमाहा में हाथ से बनी फ्रॉक और शादी के सामान का निर्माण करती है और उन्हें पूरी दुनिया में भेजती है। दूसरों को अधिक सशक्त करना हमारा सबसे बड़ा विपणी प्रयास है, बोले साउथ डकोटा के स्कॉट मेयर। हम प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन करते हैं, मुफ्त सामग्री देते हैं और किसी भी सवाल का उत्तर जो कोई हमें ईमेल करता है वह बिना किसी शुल्क के हमारे पास होता है। कुछ तरीकों में वे आवाज दे उद्यमियों जो सिस्टम को अवमानना करते हैं और अकेले चलते हैं, वो कुछ नया नहीं है। माइक्रो व्यापार जिसे आमतौर पर केवल एक व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है, व्यापार के आरंभ से ही मौजूद हैं। व्यापारी ने देश के पुराने एथेंस और रोम की सड़कों पर अपने माल का विपणन किया। अफ्रीका और एशिया के बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार अब भी छोटे लेन देन और वस्तु विनिमय के माध्यम से होता है। विपरीत प्रक्रियाएं मार्केटिंग और सार्वजनिक संबंधों की भी कई समय से हैं। इससे पहले ही जब यह सामान्य नहीं था, एक बैंड के पास अपने प्रशंसकों के साथ सीधे संवाद करने के लिए एक विचार था। जितनी संभावना हो सके रिकॉर्ड लेबलों की पारंपरिक संरचना को छोड़ देते हैं। प्रशंसक ऐसा महसूस करते थे कि वे केवल प्रशंसकों के श्रोताओं के एक भीड़ के रूप में हैं और समुदाय का हिस्सा हैं। और अपनी आय के लिए मुख्य रूप से एल्बम बेचने के बजाय बैंड एक अनवरत श्रृंखला लाइव कॉन्सर्ट की आबाद बजात पर टिकट बेचने और वस्त्र विपणन करने पर निर्भर रहेगा। उदाहरण ऐसा लगता है कि यह आज हो रहा है, लेकिन वर्ष था 1967 और बैंड था ग्रेटफुल डेड। वहीं नया यह है कि व्यक्ति व्यापार शुरू करने और एक ग्राहक समूह तक पहुंचने में कितनी जल्दी सक्षम है। आज के दिन निर्माण प्रक्रिया उतनी ही तेजी से और सस्ती से है जितनी कभी नहीं थी। विचार से स्टार्टअप तक अब 1 महीने से कम समय और $100 से कम खर्च हो सकता है। बस इस किताब में जिन लोगों के किस्से आप पढ़ेंगे उन्हीं से पूछिए। व्यापार शायद सदियों से है, लेकिन पैमाना, पहुंच और जड़न में बड़ी बदलाव हुआ है। वह श्रमिक जो विभिन्न काम और मरम्मत करता है, उसे पहले ग्रोसरी स्टोर में फ्लायर लगाता था, अब वह अपने शहर में रसोई की खिड़की स्थापना के लिए खोज कर रहे लोगों के लिए गूगल के माध्यम से विज्ञापन करता है। यह एक अंधकुप ग्रुप नहीं है, यह एक मध्यम वर्ग नेताहीन आंदोलन है। पूरी दुनिया भर में सामान्य लोग पारंपरिक रोजगार से अलग रहने का चयन कर रहे हैं और अपना खुद का रास्ता बना रहे हैं। सिस्टम के खिलवाड़ी बनाने की बजाय वे अपने काम के अपने स्वरूप को बना रहे हैं, आमतौर पर बिना किसी आधिकारिक प्रशिक्षण के और लगभग हमेशा कम पैसे के साथ। इन अप्रत्याशित उद्यमियों ने अपने पैशन को लाभ में बदल दिया है, जबकि अपने लिए एक अधिक सार्थक जीवन बना दिया है। क्या आप भी इसको कर सकते हैं? क्या आपको अपना स्वयं का समय सारणी तय करने और अपने अपने महत्व को निर्धारित करने की वही आजादी मिल सकती है? अच्छी खबर है, आजादी संभव है। और अच्छी खबर, आजादी को एक अस्पष्ट भविष्य में देखा जाने वाली चीज नहीं है, भविष्य अब है। ऑडियो बुक के पहले भाग में बस इतना ही। अगले भाग के इस चैनल पर बने रहे। धन्यवाद।